मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर एएफएम आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसके अंतर्गत सहकारिता की विचारधारा, कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन। सहकारिता शब्द से प्रत्येक व्यक्ति भली प्रकार परिचित है। मनुष्य की सभी क्रियाओं में किसी न किसी प्रकार से सहकारिता की भावना निहित है। सामान्य रूप से समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति सहयोग से कार्य करता है। सहकारिता का प्रारंभ मानव सभ्यता के प्रारंभ से हुआ है। जब व्यक्ति जंगली अवस्था में था, तब भी उसे आपसी सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। प्रारंभिक अवस्था से ही व्यक्ति कठिनाई में सहयोग करने के साथ साथ काम करने तथा साथ साथ रहने की भावना से समूह बनाकर रहने लगा था। जब मनुष्य में जीवित रहने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो सहकारिता की भावना और बढ़ी। मनुष्य अपनी जीवन रक्षा के लिए तथा अपने प्रतियोगियों से सुरक्षित रहने के लिए समूहों में रहने लगा। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की वृद्धि के साथ ही सहयोग व सहकारिता की भावना भी बढ़ी। वास्तव में प्रतिस्पर्धा व परस्पर सहयोग की भावना से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। E.R. बोवेल ने ठीक ही कहा है कि सहकारिता निर्माण का सार्वभौमिक उपकरण है। प्रोफेसर मिल ने कहा है कि सहकारिता ने मानव को संघर्ष व वर्गभेद के स्थान पर सहयोग व आपसी समझ से रहने के लिए प्रेरित किया है। सहकारिता ने पारस्परिक सहयोग द्वारा मानव के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। यही कारण है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों व दर्शन शास्त्रियों ने सदैव ही सरकारी भावना के विकास एवं विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है। जिस प्रकार मनुष्य प्रकृति से ही संघर्षशील है, उसी प्रकार मनुष्य प्रकृति से ही सहयोगी भी है। अनेक विद्वानों ने भी मानव प्रकृति को सहयोगवादी बताया है। H.G. वेल्स ने ठीक ही कहा कि प्रकृति सहकारिता की एक महान सहेली है। ये कहना है कि वह सदैव ही निर्दयी है, उसका घोर अपमान करना है। इस प्रकार मानव बिना सहकारिता के सहयोग के नहीं रह सकता है। अब सहकारिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन। सहकारिता शब्द सह प्लस कार शब्द से मिलकर बना है। सह का तात्पर्य साथ अथवा मिलकर तथा कार का अर्थ कार्य करने से है। इस प्रकार सहकारिता का अर्थ साथ साथ मिलकर कार्य करने से है। अंग्रेजी शब्द को प्लस ऑपरेशन भी इसी आशय को प्रकट करता है। विस्तृत अर्थ में सहकारिता का तात्पर्य किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करने से लिया जाता है। ये मानव स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अकेला करने में असमर्थ रहता है तो वह दूसरों का सहयोग लेकर इसे पूरा करता है। यदि सहकारिता के विस्तृत अर्थ को स्वीकार किया जाता है तो ऐसा लगता है कि समस्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही सहकारी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं को परस्पर भलाई के लिए संपन्न किया जाता है। सहकारिता के इस अर्थ में तो समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी सहकारी अर्थव्यवस्था ही कहलाएगी, क्योंकि इनमें समस्त आर्थिक क्रियाएं परस्पर सहयोग से समाज के व्यापक हित में संचालित की जाती है। लेकिन केवल मिलजुल कर कार्य करने को ही सहकारिता नहीं कहा जा सकता है। सहकारिता में मिलजुल कर कार्य करने के साथ साथ समानता, स्वेच्छा और व्यक्तिगत हित के साथ सभी का हित आदि बातों का समावेश होता है। केवल आर्थिक हितों की पूर्ति व उन्नति के लिए किए जाने वाले कार्य को ही सहकारिता की परिधि में आते हैं।
वास्तव में सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से अपने आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करते हैं। सी हार्वे का विचार है कि सहकारिता न केवल व्यवसाय से संबंध रखती है अपितु व्यवसाय करने का एक ढंग है। सहकारिता का कार्य क्षेत्र उतना ही विस्तृत है जितना कि मानवीय व्यवसाय का क्षेत्र व्यापक है। सहकारिता में आर्थिक क्रियाओं का संचालन इस प्रकार किया जाता है कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ मानव में नैतिक गुणों एवं आदर्शों की अभिवृद्धि हो। प्रोफेसर तालमकी ने लिखा है कि सहकारिता केवल व्यापारिक संस्था ही नहीं अपितु वह व्यापार और सेवा की भावना का सम्मिश्रण है जो शुभ चिंतन, बंधुत्व तथा सामूहिक भावना की जागृति करता है। वर्तमान में सहकारिता शब्द का प्रयोग मिलजुल कर कार्य करने के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है, जिसके फलस्वरूप इसका वास्तविक अर्थ ही समाप्त हो गया है। वास्तव में सहकारिता को निश्चित आदर्शों व उद्देश्यों के लिए मिलकर कार्य करने की भावना से प्रेरित होती है। सहकारिता की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन। सहकारिता की विचारधारा समय व वातावरण से बहुत प्रभावित रही है, अर्थात सहकारिता के अर्थ व परिभाषाओं में समय के साथ परिवर्तन होता रहा है। सहकारी आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में इसे धर्म व नैतिकता से जोड़ा गया था। सर डैनियल हैमिल्टन ने इसे धर्म की तरह श्रद्धा की वस्तु बताया था। क्लार्क फिलिप्स आदि अनेक विद्वानों ने इसे आर्थिक आंदोलन की संज्ञा दी है। इस प्रकार विभिन्न समाजशास्त्रियों, धार्मिक विचारों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों व अन्य विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर सहकारिता की परिभाषाओं को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत पर आधारित। सेकंड है आर्थिक हितों में अभिवृद्धि के सिद्धांत पर आधारित। थर्ड है सहकारिता व्यापारिक विधि की मान्यता पर आधारित। और फोर्थ है वैधानिक परिभाषाएं। पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर लेता है तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों के सहयोग प्राप्त करता है। यही तो सच्चा सहयोग है। एम.टी. हैरिक के अनुसार सहकारिता स्वेच्छा से संगठित ऐसे व्यक्तियों की क्रिया है जो सामूहिक लाभ या हानि के लिए पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत अपनी शक्तियों, प्रसाधनों या दोनों का सम्मिलित ढंग से उपयोग करते हैं। तीसरा, सर होरेंस प्लंकेट जो आयरिश सहकारिता के संस्थापक थे के अनुसार सहकारिता संगठन द्वारा स्वावलंबन को प्रभावपूर्ण बनाने की विधि है। सहकारिता योजना समिति के 1946 के अनुसार सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत मनुष्य स्वेच्छा एवं समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की वृद्धि हेतु संगठित होते हैं। जो व्यक्ति संगठित होते हैं उनका एक समान आर्थिक उद्देश्य होता है जो अधिकांश व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण
व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं किया जा सकता, किंतु इस व्यक्तिगत दुर्बलता पर वे अपने प्रसादों को एकत्रित कर पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता को प्रभावशाली बनाकर और पारस्परिक नैतिक बंधन को सुदृढ़ बनाते हुए विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार एक सहकारी समिति समान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो समान अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर स्वेच्छापूर्वक मिलकर अपनी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। वे इस संस्था को अपने एक या अधिक ऐसे आर्थिक कार्यों का जो उनको सामूहिक आवश्यकता से संबंधित होते हैं हस्तांतरण करके उसका संचालन अपनी जोखिम पर करते हैं ताकि उनका सम्मिलित एवं नैतिक लाभ हो सके। फिनलैंड सहकारिता का अध्ययन करने वाले एक विद्वान लेखक का विचार है कि सहकारी संस्था ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जहाँ सब समता की भावना से सम्मिलित होते हैं, जहाँ सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, जिसका उद्देश्य ये होता है कि परस्पर मिलकर सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए और पारस्परिक सहायता तथा स्वावलंबन के सिद्धांतों पर सब काम करे, जहां लाभ व्यवसाय में भाग लेने के अनुपात में वितरित होता है, न कि लगाई गई धनराशि के अनुपात में। दूसरा, आर्थिक हितों में वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं। इस वर्ग के विद्वानों ने सहकारिता का मुख्य उद्देश्य आर्थिक हितों में वृद्धि करना स्वीकार किया है, जिनमें E.H. केलवर्ट के अनुसार सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक समानता के आधार पर मानव की हैसियत से अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए संगठित होते हैं। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू के अनुसार सहकारिता आत्म सहायता एवं पारस्परिक सहायता दोनों ही हैं। ये ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त उपक्रम या संगठन है जो आर्थिक दृष्टि से अशक्त है और अपने पैरों पर खड़े होने का सामर्थ्य नहीं रखते, अतः लाभ अर्जित करने के लिए नहीं बल्कि अपर्याप्त वित्तीय साधनों से उत्पन्न अपनी असमर्थता पर विजय पाने और इस प्रकार आर्थिक दशा को सुधारने के लिए संगठित होते हैं। श्री BL मेहता के अनुसार सहकारिता उस विस्तृत आंदोलन का केवल एक पहलू है जो समान आवश्यकता रखने वाले समान आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने वाले व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठनों का प्रवर्तन करता है। तीसरा है सहकारिता व्यापारिक विधि की मान्यता पर आधारित परिभाषा है। इस वर्ग में शामिल विद्वानों ने सहकारिता को एक ऐसी व्यापारिक विधि माना है जो पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त है तथा जिसमें साम्यवाद की अति का समावेश भी नहीं है। इसमें सहकारिता को एक ऐसी ही व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है जो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को मान्यता देकर संचालित होती है। निम्न विद्वानों ने इस प्रकार इसे परिभाषित किया है। श्री C.R. पे के अनुसार ये संयुक्त रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से निर्बल मनुष्य द्वारा निर्मित एक संघ है। इसका संचालन निस्वार्थ भाव से इन शर्तों पर होता है कि वे सभी लोग जो इसकी सदस्यता संबंधी कर्तव्यों को ग्रहण करने के लिए तैयार है उसी अनुपात में है जिससे कि वे इस संघ का प्रयोग करेंगे और संघ के लाभों में हिस्सा पाएंगे। पॉल लैम्बर्ट के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो कि उपभोगकर्ताओं द्वारा बनाई व संचालित की जाती है।
जिसमें जनतंत्र के नियमों का पालन किया जाता है और जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य अपने सदस्यों के साथ साथ संपूर्ण समुदाय की सेवा करना है। प्रोफेसर P.H. कैचलमैन के अनुसार सहकारिता सामाजिक तत्व से युक्त एक आर्थिक पद्धति है, अतः मानव कल्याण के लिए आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों का प्रभावपूर्ण समन्वय इस व्यवस्था की अपनी विशेषता है। इसका आधार व्यवसाय एवं नैतिकता का गठबंधन है, जो व्यापार के सामाजिक उत्तरदायित्व को वास्तविकता का जामा पहनाता है। प्रजातांत्रिक राष्ट्र व्यवसाय से जिस नैतिकता की अपेक्षा करते हैं, सहकार उसका पुजारी एवं भक्त है। सेलिगमैन के अनुसार तकनीकी अर्थ में सहकारिता उत्पादन और वितरण की क्रियाओं में प्रतिस्पर्धा को त्याग कर सभी प्रकार के मध्यस्थों को हटाना है। रोनाल्ड के अनुसार सहकारिता एक दोहरा हथियार है, जो एक ही बार में एक ओर समाजवादी राज्य की मृत अमूर्तताओं और दूसरी ओर व्यक्तिवाद की निष्फलता पर चोट करता है। वैधानिक परिभाषा। स्विट्जरलैंड के विधान के अनुसार सहकारिता समिति अनिश्चित संख्या के सदस्यों का एक संगठन होता है, जिसका उद्देश्य सदस्यों का सामूहिक प्रयत्न द्वारा आर्थिक विकास। जापान के सहकारी विधान 1921 के अनुसार सहकारी समिति एक संगठन है जिसका अस्तित्व वैध है और जिसमें सीमित साधनों वाले व्यक्ति इसलिए शामिल होते हैं कि सामूहिकता के सिद्धांतों पर कार्य करके अपने आर्थिक स्तर को विकसित तथा उन्नत कर सकते हैं। भारतीय सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियम 1912 में सहकारिता की स्पष्ट रूप से कोई परिभाषा नहीं दी गई, परंतु इस अधिनियम की धारा 4(स) के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करता है। सहकारी अर्थव्यवस्था के लक्षण। सहकारिता एक उपक्रम तथा एक ऐसी संस्था जो धार्मिक व परोपकारी संस्थाओं से भिन्न है। ये एक ऐसा उपक्रम है जिसमें पारस्परिक सहायता एवं आत्म सहायता के माध्यम से समान आर्थिक हितों की पूर्ति की जाती है। ये उपक्रम सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जहाँ लाभ के स्थान पर सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका संचालन सदस्यों द्वारा स्वयं की जोखिम पर किया जाता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी सदस्यों द्वारा आपस में किया जाता है। ऐच्छिक संगठन। सहकारी उपक्रम एक ऐसा संगठन है जिसमें सदस्यों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। इस संगठन में एक व्यक्ति स्वेच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक सदस्य बन सकता है या फिर सदस्यता त्याग भी सकता है। सहकारिता एक स्वतंत्र सार्वलौकिक संगठन है। महात्मा गांधी का विचार है कि स्वेच्छापूर्वक सहयोग सच्ची स्वतंत्रता को जन्म देता है। ये विशेषता उसे साम्यवादी संगठनों से भिन्न कर देती है। व्यक्तियों का संघ। सहकारी संगठन व्यक्तियों का संघ है। सहकारिता में व्यक्ति मानव की हैसियत से शामिल होता है। ये संस्था एक कंपनी के समान पूंजी एकत्र करने वाली अवैयक्तिक संस्था नहीं होती। यद्यपि सहकारी संघ के कार्य संचालन हेतु पूंजी आवश्यक, तथापि इस संघ में मनुष्य को पूंजी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। जनतांत्रिक प्रशासन। सहकारी आंदोलन जनतांत्रिक आंदोलन है। सहकारी व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर संचालित होती है। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत या वोट देने का अधिकार होता है।
चाहे उसने कितने ही अंश क्रय किए हों। इस प्रकार प्रबंध को विकेंद्रीकृत एवं समन्वित रूप से प्रभावशाली बनाया गया है। निर्णय लेने में सभी संघ का सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सहकारिता प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। न्याय पर आधारित सहकारिता न्याय पर आधारित व्यवस्था है। सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को लाभ का बंटवारा उसके द्वारा विनियोजित पूंजी के आधार पर न कर उसके द्वारा संस्था से किए जाने वाले व्यवहार के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो सदस्य संस्था से जितने अधिक लेन देन करेगा उसे लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा।